हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस टॉपिक इन द above given link in I button। एंड इस चैप्टर के और भी वीडियोस को देखने के लिए यू कैन डू चेक आउट द गिवन लिंक in the description box. You can do interacted with me with your problems, your doubts in the below given link of Telegram ID, जहां मैं आपके वन ऑन वन क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगी। एंड अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you can see on the board, I have written the topic image formation through concave mirror. Last वाले क्लास में हमने concave mirror से बनने वाले 5 images के conditions को डिस्कस किया था, and the 6th condition we are going to discuss in today's class. तो 6 वाली condition ये होगी जिसमें ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन P एंड F। और जैसा कि आप जानते हो कि P एंड F क्या है, P होगा हमारा पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड F जो होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस। सो लेट्स ड्रॉ दिस एट फर्स्ट। यहां पे हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया एंड ये कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा, ये होगा एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों होगा, जैसा कि आप जानते हो कि जब स्फेरिकल मिरर के बल्ज्ड आउट पार्ट को यानी कि आउटर सरफेस को अगर पॉलिशिंग कर दी जाती है तो उससे जो मिरर का फॉर्मेशन होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। एंड इस कॉनकेव मिरर का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होगा, जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो सबसे बीच का पार्ट होगा, वो हम कंसीडर करेंगे एज पोल ऑफ द मिरर। एंड पोल ऑफ द मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो लाइन जाती है उसको हम डिनोट करते हैं एज प्रिंसिपल एक्सिस। एंड पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो सबसे मिडिल का पॉइंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। सो अभी हमने यहाँ पे कंडीशन क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में, यानी कि समवेयर हियर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो लेट्स सी कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे और कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले एक जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल होगी किसके, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड वी नो कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के, एज पर द रूल, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के एज पर द रूल ऑफ रे डायग्राम वो कहां जाएगी, वो पास करेगी थ्रू द फोकस ऑफ दैट मिरर। दूसरी जो हमारी लाइट रे है वो पास करेगी C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से। एंड वी ऑलवेज नो कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तो अब ये लाइन को अगर मिरर के बिहाइंड यानी मिरर के पीछे अगर आगे बढ़ाते जाते हैं तो समवेयर ये लाइन कहाँ पे मीट होंगी, ये बिहाइंड द इमेज। ये जो लाइंस हैं ये लाइन मीट हो रही हैं बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे ये लाइन का, यानी कि मिरर के पीछे ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, कहां पे, बिहाइंड द मिरर। यानी कि अब इस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा होगा बिहाइंड द मिरर। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये काफी छोटे साइज का था, लेकिन अब जो हमने इमेज
ऑब्टेन किया है यहाँ पे, दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हमने जो इमेज ऑब्टेन किया है ये इमेज काफी बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट की साइड से। एंड एज यू कैन सी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ऑब्वियसली ये एक वर्चुअल कंडीशन ही होगी। रियल कंडीशन में कभी भी बिहाइंड द मिरर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता है अगर वो इमेज रियल होगा तो यहाँ पे अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इमेज सबसे पहले कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज जो यहाँ होगी वो होगी इमेज वर्चुअल। इमेज यहाँ पे क्या हो रही है, वर्चुअल हो रही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो लाइट रेज हैं ये मिरर के पीछे इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इसके लिए ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल। अब ये जो इमेज का साइज होगा, ये इमेज का साइज हो जाएगा हमारा एनलार्ज्ड। As we can clearly see on the board कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो काफी छोटा है as compared to the image size। एंड ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा इस कंडीशन में ये इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ये सीधी इमेज बनेगी। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो रियल इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वही हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा होता है एज रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्चुअल वाले केसेस में जो भी इमेजेस फॉर्म करेंगी वो हमेशा इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस वो फॉर्म करेंगी कैसे, इरेक्ट कंडीशन में। हमने जो प्लेन मिरर वाले कंडीशन में भी जितने वर्चुअल इमेजेस को डिस्कस किया था वहां पे भी सारी इमेजेस कैसी बन रही थी, वहां पे भी सारी इमेजेस इरेक्ट ही बन रही थी, जबकि वो सारी इमेजेस वर्चुअल थी। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या होती है रियल इमेज के फॉर्मेशन के लिए कि जितने भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के उन सबको मीट करना होता है फोकस पे, पास करना होता है फोकस से। एंड दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई इमेज रियल होगी तो उसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जबकि ये वाली इमेज को ना तो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं एंड ये लाइट रेज मीट कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एक वर्चुअल इमेज ही होगी। सो आई होप ये जो 6 कंडीशंस थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर वो आप सारे स्टूडेंट्स को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को वो आज क्लियर हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स रिगार्डिंग टू द कॉन्वेक्स मिरर एंड देन उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल हैव अ लास्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स। बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक देयर इज सम important points which we need to discuss regarding the image formation of any of the spherical mirror। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जब भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम एक पेंसिल, एक कंपास एंड एक स्केल का यूज करेंगे। बट हाउ डू वी ड्रॉ दिस इज मिरर, द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा तो सबसे पहले हम एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क हम कंपास के हेल्प से बनाएंगे। अब ये आर्क बनाने के लिए जो हम कंपास पे रीडिंग लेंगे वो रीडिंग हम जिस भी स्फीयर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक सेंट्रल पार्ट मान लिया कि स्फीयर का ये सेंट्रल पार्ट है तो हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे एंड इसी डिस्टेंस को लेते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड इस वाले आर्क के जो सेंट्रल पार्ट होगी उसको हम एज पोल रेफर करेंगे। अब हम इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करके इनके हाफ ऑफ द डिस्टेंस में फोकस को प्लेस करेंगे एंड एट लास्ट हम इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद लास्ट में हम इन सारे पॉइंट को बाय द हेल्प ऑफ स्केल क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे एंड यही जो कनेक्शन बनेगा इनके बीच का उसको हम डिफाइन करेंगे एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए बच्चों हमको कभी भी इमेज फॉर्मेशन वाले डायग्राम्स को ड्रॉ करना होगा, उसके लिए हमको ये रूल्स जब ये ड्रॉ करते इन रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना होगा। बिकॉज कि जो अब हम इस कंडीशन में इन सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्ट प्लेस पे होगा जहां एक्चुअल में वो इमेज ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉर्म हो रही है। अगर हमने इसमें से कुछ भी चीजें अगर सही से हमने ये डिस्टेंस मेजर नहीं किया, ये आर्क सही से नहीं बनाया या पोल एंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट नहीं रखी तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कभी भी सही जगह पे नहीं बनेगा। तो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू
डिस्कस ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमको बिल्कुल ध्यान रखने होते हैं while drawing the ray diagram. So I hope कि आप सबके लिए ये काफी इजी था, आपने अच्छे से समझ लिया है. Now let's move to the convex mirror. So firstly we'll define convex mirror. Convex mirror कैसी मिरर होगी? जिसका इनर सरफेस जो होगा, इसका इनर सरफेस जो होगा ये कैसा होगा? पॉलिश होगा. यानी कि अब लाइट की जो ट्रैवलिंग होगी वो इस वाले डायरेक्शन से होगी, इस वाले डायरेक्शन से होगी एंड ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी. डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो वी कैन डिफाइन दिस इन दैट वे कि द स्फेरिकल मिरर, that get polished from its inner surface is called convex mirror. इस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. इफ यू डू रिमेम्बर तो लास्ट वाली क्लास में हमने जो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर का भी नाम दिया था. रीजन क्या था कि हमने जितने भी डायग्राम्स देखे फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, उसमें जो लाइट्स होती थी वो फोकस पे क्या होती थी? कन्वर्ज होती थी. फोकस पे आके क्या होती थी? कन्वर्ज हो जाती थी, यानी कि फोकस पे आके मीट करती थी. पर अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सबसे पहले तो जो इसका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा. वो कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर होगा. तो यहाँ पे होगा क्या कि अब ये कोई लाइट रे यहां से ट्रेवल करके आएगी एंड इस मिरर पे रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद. लेकिन राइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ये जो लाइट रे होगी ये अपीयर टू मीट होगी कहाँ पे? फोकस पे. नाउ ये अपीयर टू मीट होगी फोकस पे एंड फोकस पे मिलने के बाद ये डाइवर्ज करेगी. फोकस पे मिलने के बाद ये क्या कर रही है? फोकस पे यहाँ अपीयर टू मीट हो रही है एंड ये डाइवर्ज कर जा रही है. ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, ये डाइवर्ट हो रही है. क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकस को बिहाइंड द मिरर अज्यूम करते हैं एंड इसीलिए जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है एंड कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उस लाइट रिफ्लेक्शन से जो लाइट रे होती है वो अपीयर टू मीट होती है फोकस पे जो कि बिहाइंड द मिरर होता है एंड वहां अपीयर होने के बाद ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं. ये डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम फोकस, ये डाइवर्ज हो रही है, आगे बढ़ रही है. जबकि यहाँ पे क्या हो रही थी? फोकस पे मीट कर रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, सब आकर के फोकस पे इस पॉइंट पे मीट कर रही थी. लेकिन यहाँ पे फोकस पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस पे मीट करने के बाद ये क्या हो रही है? डाइवर्ज कर जा रही है दूसरे डायरेक्शंस में एंड इसीलिए इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है. नाउ यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने होंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए एंड देन उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे डायरेक्टली थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर. सो लेट्स डिस्कस दैट. कॉन्वेक्स मिरर में हमको तीन मेन रूल्स पढ़ने होते हैं. सो लेट्स डिस्कस.
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, एक स्फेरिकल मिरर के इनर सरफेस को पॉलिश किया है। अब होगा क्या, पोल तो जैसा हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वैसे ही सेम रहेगा, लेकिन जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो बिहाइंड द मिरर होंगे, क्योंकि अब ये वाला जो सरफेस है ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड ये वाला जो सरफेस हो गया ये बिहाइंड द मिरर का सरफेस हो गया, यानी मिरर के पीछे वाला सरफेस हो गया जिसको हमने अभी पॉलिश कर दिया है। एंड हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे वो लेंगे बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब कि जितने भी अब यहाँ पे रे मीट करेंगे फोकस पे वो मीट नहीं करेंगे बट अपीयर टू मीट होंगे, एंड इसके लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा थ्रू कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब यहाँ पे हमने देखा एक केस में कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस 3 डॉट्स। तो यहाँ हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। अब यहाँ पे कोई एक लाइट ट्रेवल करके इस डायरेक्शन से आके मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती है, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती है। तो एज वी कैन सी कि ये वाला जो लाइट रे होगा, ये वाला जो लाइट रे है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि अगर इस लाइन को हम थोड़ा पीछे लाएंगे यहाँ पे लाएंगे। एज आई डोंट हैव स्केल तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि आप सारे स्केल का यूज करना। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट को डॉटेड लाइन से पीछे लाते हैं तो ये कहाँ पे मीट होगी, फोकस पे मीट होगी, एंड इसी केस को हम कहेंगे अपीयर टू मीट, क्योंकि ये जो फोकस है ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है मिरर के बिहाइंड, एंड एक्चुअल में ये जो लाइट है ये तो रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन अगर इसको डॉटेड लाइन से हम पीछे लाते हैं ये पीछे कहाँ तक जाएगी, फोकस पे आके मीट करेगी, एंड इसीलिए अब ये जहां पे भी जाके इमेज का फॉर्मेशन करेगी उस केस में इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लाइट रे जब यहाँ ट्रेवल कर रही है एंड ट्रेवलिंग जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इस मिरर के सरफेस को, अब ये मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस पे मीट हो रही है एंड फोकस से डाइवर्ज हो रही है, मतलब फोकस पे मीट होने के बाद दूसरे डायरेक्शंस में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसीलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कंडीशन जो हमारा होगा, ये हमारा पहला कंडीशन। एंड नाउ अब दूसरा कंडीशन जो होगा, हमारे दूसरे कंडीशन में अगेन पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करके फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करेंगे, एंड अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से पास कर रही है, इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, कि अगर उसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करे तो वो कहाँ आके मिलेगी, वो आके मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस तरीके से अगर कोई लाइट रे इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो अगेन ये जो लाइट रे बाउंस बैक करेगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, वो सेम पाथ पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू ही क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू ही पास कर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि कॉनकेव मिरर से रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव मिरर के केस में जो लाइट रेज थी वो डायरेक्टली मीट हो रही थी फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट्स पे, बट यहाँ इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हमारे टर्म्स है ये कहाँ पॉइंट हो रखे हैं, बिहाइंड द मिरर, तो इसके लिए जितने भी लाइट रेज इन सारे पॉइंट्स पे जब मीट करेंगे तो वो एक्चुअल में अपीयर टू मीट वाले कंडीशन में होंगे। एंड अब अगर ये लाइट रे यहाँ पे इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है कि अगर इसको पीछे हम कनेक्ट करें डॉटेड लाइन से तो ये कहाँ आके मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एंड जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होती है, तो वही कंडीशन यहाँ भी लगेगी। एंड थर्ड वाला जो हमारा रूल है
कोई लाइट रे आके इस मिरर पे इस पोल के पॉइंट पे स्ट्राइक करती है तो ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी इसी पोल वाले पॉइंट से, एंड ये जितने डिग्री के एंगल पे पोल पे स्ट्राइक करेगी उतने ही डिग्री के एंगल से ये रिटर्न बैक हो जाएगी इन दी सेम मीडियम। सपोज कि यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया था बाय मेकिंग 45 डिग्री एंगल, तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला भी जो लाइट होगा इसने भी यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ही बना करके ये रिफ्लेक्ट बैक होगा इन द सेम मीडियम। तो हियर आर द 3 रूल्स फॉर मेकिंग इमेज ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इमेज फॉर्मेशन को डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे। सो लेट्स डिस्कस दैट। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कॉन्वेक्स मिरर जो कि इनर साइड से पॉलिश्ड की हुई मिरर होती है, एंड इस मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इस मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, एंड इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो वो इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक लाइट रे जो कि पैरेलली पास होगा एंड फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एंड इसी को हम डॉटेड लाइन के हेल्प से जब पीछे मिलाएंगे तो पहला वाला लाइन फोकस बैक के मीट करेगा, यानी अपीयर टू मीट होगा। एंड सेकेंड वाली कंडीशन में सेकेंड वाली जो लाइट रे होगी वो पास करेगी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पे कहीं पे जब ये लाइट रे जब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस से पास होने वाली लाइट रे एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिहाइंड द मिरर, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इस केस में जो ऑब्जेक्ट कैसा था और वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेगा। सबसे पहले, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा। अब यहाँ पे कोई और दूसरी कंडीशन नहीं हम बना सकते, यहाँ पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारे पास कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जहां भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सके। सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, जबकि कॉन्केव मिरर में हमारे पास फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, एंड जिसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्ट को कहीं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लेस कर सकते थे। एंड अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर किसी भी जगह पे बन सकता है। सेकेंड जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ये होगा कि इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये मिरर के पीछे बनने वाला इमेज है तो ये हमेशा वर्चुअल होगा। एंड एज यू कैन सी इमेज भी कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे एक जो चीज और है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, यानी कि डिमिनिश्ड होगी। इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। यू माइट हैव सीन, जो व्हीकल्स होते हैं उसके मिरर्स को, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, बैक व्यू मिरर्स होते हैं, उसमें आप देखा होगा कि जो पीछे से आती हुई गाड़ी होती है वो हमको काफी छोटी दिखती होती है। वो छोटी इसलिए दिखती होती है क्योंकि वहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, एंड इमेज की जो साइज होती है वो हो जाती है डिमिनिश्ड, यानी छोटी हो जाती है। वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, वो इमेज वर्चुअल होगा, कभी भी रियल इमेज नहीं होगा। एंड जैसी वो गाड़ी होती है वैसे ही हमको दिखती है, इसीलिए वो इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, जो भी हमने डिस्कस किया। नाउ देयर आर सम यूजेस ऑफ डिफरेंट मिरर्स, सो हम लोग एक बार उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
some uses of different mirrors. जैसे कि प्लेन मिरर में एज लुकिंग ग्लास, हम जो डेली अपने घरों में मिरर देखते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, एंड वी नो दैट and we are very much familiar with that mirror that we known as looking glass or looking mirror, used in periscope, kaleidoscope etc. periscope एक तरीके की डिवाइस होती है. इस डिवाइस में होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके की कोई एक डिवाइस होती है जो कि स्पेसिफिकली सबमरीन जैसे शिप्स में होती है, जहां पे सबमरीन पानी के जब नीचे होता है एंड पानी के ऊपर के व्यूज को देखने के लिए इनका यूज किया जाता है. तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक मिरर और यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगी होती है एट द सेम एंगल. अब होता क्या है, जब कोई लाइट यहाँ पे इस मिरर पे आती है एंड रिफ्लेक्ट करती है, तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे. हमने इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा है. तो ये पहली वाली जो लाइट रे थी ये फर्स्ट वाले मिरर के लिए इंसिडेंट होगी, एंड ये जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे है ये सेकेंड वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी, एंड उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी. और अगर कोई यहाँ पे इसको देख रहा होगा तो यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट या यहाँ पे प्रेजेंट किसी इंसान को वो यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकता है. सो दिस इज नोन एज पेरिस्कोप, जिसमें हम यूज करते हैं किसका, प्लेन मिरर का. उसके बाद कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स बनाने में, सोलार कुकर में. क्यों? क्योंकि ये सोलार रेडिएशन को कन्वर्ज करता है. अगर कोई ये एक कॉन्केव मिरर है तो ये मिरर हमेशा लाइट रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पे मीट कराएगा. एंड इसी वजह से इसको कन्वर्जन मिरर भी कहते हैं. तो सोलर रेडिएशन को, सोलर लाइट को कन्वर्ज कराने के लिए हम सोलर कुकर जैसे डिवाइसेस में इसका यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च वगैरह के रिफ्लेक्टर के तौर पे भी इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर. सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि बैक व्यू के लिए जो व्हीकल्स में मिरर लगे होते होंगे, साइड में आपने देखा होगा मिरर होते हैं, वो पीछे का जो भी सिनेरियो रहता है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं उस मिरर पे. तो ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल, एंड इसीलिए हमको कॉन्वेक्स मिरर पे जो इमेज मिलती है वो काफी छोटी मिलती है. टू मेक स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर की तरह पे इसको यूज करते हैं. सपोज कि ये एक तरीके का क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है. तो यहाँ पे जब लाइट इस पे जाएगी तो ये चारों तरफ लाइट को क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा. लाइट ऐसे गई तो अब ये लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि ये चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में ये स्प्रेड करा दे रहा है. तो ये इसलिए इसको लाइट रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में, जो कि एक पॉइंट पे लाइट आने के बाद वहां पे उस पूरे स्ट्रीट में क्या करा देगा, लाइट का सारे डायरेक्शन में स्प्रेड करा देगा. सो दिस आर सम यूजेस ऑफ डिफरेंट मिरर्स. यहाँ पे हमने जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट मिरर्स थे उसको डिस्कस किया. अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्रैक्शन. सो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. So now let's understand refraction of light. Refraction of light क्या है? ये एक फिनोमिनन है जिसमें हम लाइट के बेंड होने के प्रोसेस को समझते हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है. सो अभी हम इसका एक एग्जांपल लेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोसेस सेज टू अस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है जो ग्लास फिल्ड है विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड यहाँ हाफ ऑफ द ग्लास एम्प्टी है. तो ऑब्वियसली जो हाफ ऑफ द ग्लास में वाटर है एंड हाफ ऑफ द ग्लास में वाटर जहां पे नहीं है वहां पे क्या होगा, वहां पे एयर प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे ये 2 मीडियम्स हो गए, एक हमारा एयर एंड दूसरा हमारा वाटर. अब मैंने इस पेन को क्या किया, इस पेन को यहाँ पे इसमें इमर्स कर दिया. तो अब आप देखोगे कि अगर जब ये पेन इमर्स हो रही है तो हमको बाहर से ही क्या दिख रही है, जो इतना दूर एयर मीडियम में जो पेन
दिख रही है हमको, वो हमको इस तरीके से दिखेगी। एंड यहाँ वाटर वाले मीडियम में जो पेन का पार्ट है वो हमको थोड़ा बेंड दिखेगा। लेकिन जब हम इस पेन को निकालेंगे, जैसे जैसे हम इस पेन को निकालेंगे एंड जैसे जैसे इसके पार्ट को हम ऊपर एयर वाले मीडियम में लाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि पेन हमारी बिल्कुल सीधी है। फिर जैसे ही इसको अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं हमारा पेन क्या है, बेंड हो रखा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, अगर हम इस पेन को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, जब हम इस पेन को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि फिर हमारा पेन जो है बिल्कुल सीधा दिख रहा है। दोनों ही मीडियम में एक ही टाइम पे, दोनों मीडियम में अगर हम पेन को 90 डिग्री वाले एंगल पे रख देते हैं इस सरफेस के, तो हमारा पेन क्या दिखता है, सीधा। जबकि 90 डिग्री से थोड़ा भी बेंड करते होते हैं हम इस सरफेस के 90 डिग्री से अगर इसको बेंड करते होते हैं थोड़ा भी, तो फिर से हमारा पेन क्या दिख रहा है, बेंड हो रहा है, जब ये एयर से वाटर वाले मीडियम में इन कर रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वाटर वाले मीडियम से देखे तो एयर वाले मीडियम में भी पेन हमारा बेंड करता हुआ दिखेगा। सो यही बेंडिंग वाला जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वी कैन डिफाइन दिस एज the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another is called refraction of light. The phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another is called refraction of light. यहाँ पे अभी हमने इसको एक मीडियम यानी एयर मीडियम में पकड़ रखा है, तो ये हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, चाहे इसको किसी भी एंगल पे बेंड करे। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा, वहां पे हमने दो मीडियम्स प्रोवाइड किए थे पेन को, एंड जहां पे पेन हमको बेंड दिखा। तो क्वेश्चन ये है कि जब लाइट रे पास करेगी तो हमको कोई एक ऑब्जेक्ट क्यों बेंड दिखेगा। सो एज यू रिकॉल द प्रीवियस टॉपिक, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करके हमारे रेटिना, हमारे आईज पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, एंड उसी का रिफ्लेक्शन जो होता है हमको उसको देखने में हेल्प करता है। सो इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट पे ही इसको एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम मीडियम्स रखेंगे, अलग अलग मीडियम्स रखेंगे, तो यहाँ पे हमको जो लाइट रे होगी वो अलग अलग तरीके से बेंड होती दिखेगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे हमने लिया एक ग्लास का स्लैब, जैसे अभी मैंने एक ग्लास लिया था, तो यहाँ पे एक स्लैब ले रखा है उसका ही। अब इस ग्लास वाले स्लैब पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है ग्लास वाले स्लैब पे। तो अभी इसका जो मीडियम है ये एयर वाला मीडियम है, एंड इस ग्लास वाले स्लैब के बाद भी इसका मीडियम एयर मीडियम होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेगी उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है, उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, वही हमारा होता है क्या, नॉर्मल। तो क्योंकि ये लाइट इस सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसके 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। यानी कि ये बना रहा है यहाँ 90 डिग्री का एंगल, इसलिए ये हमारा हो गया नॉर्मल। एंड ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब ये रे इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट होने के बाद इस रे को इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए था। लेकिन अब ये रे क्योंकि एयर मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो अब ये रे उस तरीके से ना होकर के इस तरीके से ट्रेवल करेगी। यानी कि अब ये रे क्या हो रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है, जबकि इसका पाथ एक्चुअल में होना ये चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि ये बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है। एंड इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमिनन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे ग्लास स्लैब के लिए ये एक इंसिडेंट रे होगी। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनाएगी,
क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब इसको फिर से इस रे को इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन अब ये रे इस तरीके से ट्रैवल करेगी। अब ये रे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी एंड ट्रैवल करेगी। अब फिर से ये क्यों शिफ्ट करेगी? क्योंकि ये वाला जो मीडियम था, ये मीडियम था ग्लास का, एंड अगेन ये मीडियम कहाँ आ गया? एयर का मीडियम आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं लाइट रे के ट्रैवलिंग में। ये बेंड कर रही है व्हेन ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट समझने होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज समझने होंगे। सो लेट्स डिस्कस दोस टर्मिनोलॉजीज। सो सबसे पहले हम इसमें जो पॉइंट कवर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट वो होगा इंसिडेंट रे। एंड ये इंसिडेंट रे आप बहुत अच्छे से मेरे पहले वाले क्लास में इस चैप्टर के पहले वाले क्लास में जहां पे हमने प्लेन मिरर के बारे में समझा था, वहां पे आप समझ चुके हो। पर अगर आप नए हो तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि ये इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे वो लाइट रे होती है जो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। सेकंड जो होता है हमारा नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल क्या होता है? जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है तो उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उस सरफेस पे जो 90 डिग्री का एंगल जो भी इमेजिनरी लाइन बनाएगी वो होगी उसके लिए उस इंसिडेंट रे की नॉर्मल। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। उसके बाद हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट होगा वो होगा रिफ्रैक्टेड रे। जो थर्ड पॉइंट होगा रिफ्रैक्टेड रे। इस वाले रे को हमने इंसिडेंट रे कहा था, जिसको आई से भी हम लिख सकते हैं, नॉर्मल एन से लिखते हैं। एंड अब जो ये वाली रे हमको मिली है, ये वाली जो रे हमको मिली है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि बेंड करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के बाद हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में एंगल बनाता है, इसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं। एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको ही हम बोलते हैं, इस वाले को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्योंकि प्लेन मिरर वाले केस में लाइट रे कभी भी रिफ्लेक्ट होती है, पर यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं बट रिफ्रैक्शन है। इसीलिए अब जो एंगल हम पढ़ेंगे वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाले नॉर्मल के साथ में, इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, ये वाला जो एंगल बनाएगी, इसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या है? सबसे पहले तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, एंड इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में गई। ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम, एंड ये फिर से सेम मीडियम, जो कि अभी थर्ड मीडियम यहाँ कंसीडर करेंगे। तो जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से ये किसी दूसरे मीडियम में जाती है, अब यानी कि ये वाला जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इस वाले मीडियम का इंसिडेंट लाइट बन जाएगा। तो इस वाले लाइट रे को हम कंसीडर करेंगे एज इमर्जेंट रे। ये वाला जो हमारा रे अब आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में फिर ट्रेवल करेगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, ये होगा हमारा इमर्जेंट ये होगा हमारा क्या? इमर्जेंट रे। नेक्स्ट होगा इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल, यहाँ पे हमने देखा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे अब फिर से ये इस सरफेस को क्या कर रही है? स्ट्राइक करके दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे इस वाले रे के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो अब ये वाला जो एंगल होगा इन बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, यहाँ पे ये इस वाले सरफेस का ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये जो एंगल होगी ये होगी इमर्जेंट एंगल। ये वाली एंगल जो होगी ये होगी इमर्जेंट एंगल। इसके साथ अब एक जो लास्ट वाला पॉइंट होता है हमारा वो होता है लैटरल शिफ्ट।
तो लैटरल शिफ्ट क्या होता है, हम देखेंगे कि ये वाला जो इंसिडेंट रे था, जो सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, अगर उसको एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करे थ्रू आउट द मीडियम्स, तो हम क्या देखेंगे कि इस लाइट रे को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये इस मीडियम में ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में गई और फिर ये इस मीडियम में वापस आई। तो अब इसका जो शिफ्टिंग है, ये इस वाले से इस वाले में काफी डिस्टेंस हमको दिख रहा है। तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, इसको होना था इस वाले पार्ट पे, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन अब ये लाइट रे जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी, लास्टली इमर्ज होकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। एंड इसी डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लैटरल शिफ्ट, एज लैटरल शिफ्ट। सो आई होप कि आपको ये लैटरल शिफ्ट एंड जितने भी टर्मिनोलॉजीज है वो अभी क्लियर हुए हैं। इन सब को अभी हम जल्दी से डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। So let's define all the terminologies which we have already discussed. सबसे पहला हमारा होता है क्या, इंसिडेंट रे, While defining the incident ray, I have used term transparent medium. तो कभी भी इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, जिसके बाद वो उस मीडियम में रिफ्लेक्ट कर सके। अगर वो मीडियम ओपेक होगा, सो वी कैन नॉट एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हमको मीडियम कैसा चाहिए होगा, ट्रांसपेरेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। सो नॉर्मल हमारा क्या होगा, उस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी उस वाले सरफेस को। नेक्स्ट जो हमारा होगा रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट ऑब्टेन्ड इन द सेकेंड मीडियम medium after reflection is called reflected ray. Then हमारा नेक्स्ट वाला जो टर्मिनोलॉजी है, that is emergent ray. The light ray that comes out after striking the surface of second medium is called emergent ray. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ दैट सरफेस surface is called incidence angle. इंसिडेंट रे, लाइट रे जो स्ट्राइक करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम को, नॉर्मल वो परपेंडिकुलर जो कि इंसिडेंस वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर उस सरफेस का जहां पे इंसिडेंट रे
पॉइंट करेगी। रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इंसिडेंट रे, जब दूसरे मीडियम में वो लाइट पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद हमको जो रे मिलेगा वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। इमर्जेंट रे क्या होगा? द लाइट रे दैट कम्स आउट, जब सेकंड मीडियम से फिर से लाइट रे क्या करेगी? सरफेस को, सेकंड मीडियम वाले सरफेस को स्ट्राइक करते हुए बाहर निकलेगी, उस रे को हम इमर्जेंट रे कहेंगे। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल हमारा होगा इंसिडेंस एंगल। Note it down. So we'll moving to the other terminologies. The next terminology is angle of refraction. जैसा कि हमने पढ़ रखा है, angle of refraction क्या होगा? So the angle between किसके किसके बीच में होगा? Refracted ray and normal is called angle of refraction. नेक्स्ट हमारा होगा इमर्जेंट एंगल। तो अब इमर्जेंट एंगल क्या होगा? द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे and normal is called emergent angle. लास्ट वाला जो हमारा टर्मिनोलॉजी होगा वो होगा lateral shift। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसके किसके बीच का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस between इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, या फिर इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सो हियर आर सम टर्मिनोलॉजीज जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक बार फिर से पीछे जाके आप वो डायग्राम्स चेकआउट करो जहां पे आपको सारे अभी मैंने डिटेल्स डिस्कस किए हैं ऑफ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। सो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। सो विल मूविंग टू द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देयर आर सम रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओनली lie in the same plane, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे की बात नहीं की है। ये एक लाइट रे जो कि इंसिडेंट हो रही है एंड यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हो रही है एंड ये इसका जो नॉर्मल होगा, तो इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस वाले पॉइंट पे तीनों क्या होंगे? कोप्लानर, यानी कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड रूल स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ incident angle to the sine of refracted angle for a given pair of media is constant, and this constant is
is known as refractive index. This constant is known as refractive index, जिसको कि हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दिस सिंबल इज नोन एज म्यू। ये क्या रहा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल यानी कि आई, उसका साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म यहाँ यूज हो रहा है, साइन ऑफ द इंसिडेंट रे यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, और किसका रेशियो, साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि साइन आर, वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि डिनोट होता है इस वाले साइन से, एंड इस साइन को हम बोलते हैं म्यू। एंड यही जो रूल होता है, दिस रूल इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या करेगा, किसी दो दिए हुए मीडिया में, किसी दो दिए हुए पेयर ऑफ मीडिया में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके बीच का एंगल या इनके बीच का रिलेशन बताएगा। एंड इस रिलेशन को किस टर्म से बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टर्म से। एंड यही रूल हमारा होता है स्नेल्स लॉ। नोट इट डाउन। कुछ और रूल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट रूल, द थर्ड रूल। इस रूल को समझने के लिए हम अगेन फिर से वो जो डायग्राम हमने पहले समझा था, इस रूल को समझने के लिए हम फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमने फर्स्ट टाइम में समझा था। यहाँ पे हमने देखा था कि एक जो लाइट रे होगी वो एयर मीडियम से कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, वाटर मीडियम में, एंड फिर वाटर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट करेगी एयर मीडियम में। पहले अगर बात करें डेंसिटी की, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी होगी ज्यादा, किससे, कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ एयर। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, किससे, वाटर से, एंड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, एयर से होगी। ठीक है, तो वैसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होगी रिलेटिव टू द अनदर मीडियम जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो कम डेंस वाले मीडियम को रेयरर मीडियम एंड ज्यादा डेंस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हमारा हो जाएगा डेंसर मीडियम, एंड एयर जो हमारा है वो हो जाएगा रेयरर मीडियम। अभी हमने ये डेंसर एंड रेयरर मीडियम को इसलिए समझा क्योंकि रूल स्टेट्स दैट कि अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से कहा जाती है, डेंसर मीडियम में, तो जब ये लाइट रे बेंड करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, तब ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, ये इंसिडेंट रे यानी कि नॉर्मल के पास बेंड करेगी। एंड अगेन जब ये डेंसर मीडियम से जाएगी कहा, रेयरर मीडियम में, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल के अवे क्या कर रही है, मूव करेगी, बेंड करेगी। तो यहाँ पे third rule states that when a light ray passes from rarer to denser medium, it always bends towards the normal, रेयरर से डेंसर वाले केस में इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल के टुवर्ड बेंड कर रही है। एंड फिर डेंसर से अब यहाँ पे फिर से रेयरर वाला जो केस आ जाएगा, तो इस वाले केस में यहाँ पे अब ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। तो अब ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट करेगी डेंसर से रेयरर में, तो अब ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी। सो फोर्थ रूल स्टेट्स दैट
when a light ray passes from denser to rarer medium, it always bends away from the normal. So there are some rules जो कि हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एप्लीकेबल होते हैं एंड इनको अभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपने ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा है ये आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से वीडियोस को रिवाइंड कर सकते हो एंड सारे टॉपिक्स को जहां आपको डाउट्स हुए हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन सेंड मी दोज क्वेश्चंस इन द गिवन लिंक ऑफ टेलीग्राम आईडी। आप वहां भेजो जहां पे मैं आपके वन ऑन वन इंटरेक्शन करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। सो आई होप कि आज का वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके लिए ये वीडियो या फिर ये पूरी सीरीज, ये लाइट की जो पूरी हमने सीरीज बनाई है, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, सो दैट उन तक भी ये वीडियो पहुंच के उनकी भी हेल्प कर पाए। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना for regular updates of my videos. In the next video, we'll meet with a new chapter. Till then, bye bye, take care, and thanks for watching my video.